बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कि किसी भी फिज़िकल सिस्टम के ऊपर, किसी भी क्वांटम सिस्टम के ऊपर हम क्वांटम मैकेनिक्स को किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली पोस्टुलेट है कि आप किसी भी फिज़िकल सिस्टम को, किसी भी क्वांटम सिस्टम को एक वेक्टर स्टेट साई से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि फंक्शन होगा पोजीशन और टाइम का, और इसको हम वेव फंक्शन भी कहते हैं। तो ये वेव फंक्शन की टर्म आगे बहुत दफ़ा यूज़ होगी। तो वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है दैट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में जानते हैं कि कोई पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसकी डायनामिक्स हम इस फंक्शन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास ये फंक्शन मालूम है जो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आप इससे बाकी सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर आपने इससे वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर आपने इससे एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो आप इसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर आपने फोर्स फाइंड करनी हो तो फोर्स F = m में, तो आप यहाँ से मैथ से मल्टीप्लाई करके फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने मोमेंटम फाइंड करना है दैट इज़ mv, तो आप इस फैक्टर को m से मल्टीप्लाई करके उसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला है 12mv²। तो ये v वाली वैल्यू पुट करके आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर ये वाला फंक्शन हमें मिल जाए तो हम उस पार्टिकल की सारी डायनामिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी बाकी सारी डायनामिक वेरिएबल्स को फाइंड किया जा सकता है अगर हमें ये वाला फंक्शन मिल जाए। अब सवाल ये है कि क्लासिकल फिजिक्स में ये वाला फंक्शन कहाँ से आएगा। तो क्लासिकल फिजिक्स में ये वाला फंक्शन हम न्यूटन के सेकंड लॉ से फाइंड करते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ है F = m, यानी मैस F = ma। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बनेगा d2x/dt²। तो आप देखो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम x को फाइंड कर लेते हैं और बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके हमें x का एग्जैक्ट फार्मूला मिल जाता है, और फिर हम उससे वेलोसिटी, उससे एक्सेलरेशन, उससे काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम इस फंक्शन की जगह सिस्टम की स्टेट को इस फंक्शन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वेव फंक्शन है ये ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन है जो स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। तो इसको हमने ड्राक नोटेशन में लिखा हुआ है कैट साई ऑफ आर टी। तो पहली पोस्टुलेट है स्टेट ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय अ स्टेट वेक्टर साई ऑफ आर ऑफ टी या वेव फंक्शन। जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में ये वाला फंक्शन फाइंड कर रहे थे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूटन के सेकंड लॉ को सॉल्व करके, इसी तरह ये वाला वेव फंक्शन हम फाइंड करते होते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके। और आप देखो ये भी सेकंड ऑर्डर del² है, तो ये भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करके ये हम वेक्टर स्टेट साई को फाइंड करते हैं। अब कौन सा वेक्टर स्टेट साई अलाउड होगा जिसमें ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी। नंबर 1, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही होनी चाहिए। नंबर 2, वो फाइनाइट होना चाहिए, हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू फाइनाइट हो, किसी भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू इन्फिनिट नहीं होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास वो फंक्शन और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों कंटिन्यूस होने चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जिस फंक्शन में है वही फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा। तो ये एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हम वही लेंगे, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो इसमें से हमें बेशुमार सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन हमने वो वाला सॉल्यूशन एक्सेप्ट करना है जिसमें ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी। वो सिंगल वैल्यूड होगा, वो फाइनाइट होगा, और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होगा। और ये जो वेव फंक्शन हम फाइंड करेंगे या वेक्टर स्टेट साई हम फाइंड करेंगे कंटेन ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। इसके अंदर सिस्टम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन छुपी होंगी और इसके ज़रिए हम सिस्टम के बारे में सब इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो सिस्टम है इसकी बोर ने इंटरप्रिटेशन की कि ये जो सिस्टम है ये बेसिकली बताता क्या है। ये बेसिकली बजाते खुद तो
हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो हम नहीं बता सकते। लेकिन बोर ने इसकी एक इंटरप्रिटेशन दी कि अगर हम इस फंक्शन का कॉन्जुगेट लेके उसी से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें बताएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम के अंदर किसी पार्टिकल के पाए जाने के कितने ज़्यादा चांस हैं। अगर आपने ये फाइंड करने हो तो आपने उस फंक्शन का कॉन्जुगेट लेके उसी फंक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर देना है या उसके मॉड स्क्वायर। तो ये जो फैक्टर है ये वाला, ये उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। तो अगर आपको वेव फंक्शन का पता है और आप किसी भी यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो ये उसका फार्मूला है। आप उस फंक्शन का कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से मुराद प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। और अगर आपने डीवी वॉल्यूम के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो आप उसको डीवी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है एक वॉल्यूम के अंदर, तो डीवी वॉल्यूम के अंदर क्या बन जाएगी ये, यानी ये प्रोबेबिलिटी है बिटवीन द वॉल्यूम v एंड v प्लस dv, यानी dv रेंज के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये उसका फार्मूला है। और अगर आपने टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे -∞ से +∞ तक। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। मतलब आपके पास एक पार्टिकल है अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने के कितने चांस हैं, तो आप उसको -∞ से +∞ तक इसी वेव फंक्शन के कॉन्जुगेट को उससे मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन अगर फर्ज करो आपने कोई दो पॉइंट्स के दरमियान प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी ये जो पार्टिकल है फर्ज करो ये मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये दो पॉइंट है, आपने ले लिए अपनी मर्जी से कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए ए और बी, आप देखना चाहते हैं इस पॉइंट के अंदर पार्टिकल के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे और लिमिट्स आ जाएंगी ए और बी। तो ये ए बी पॉइंट्स के दरमियान उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। यानी आप इस वेव फंक्शन को उसी के कॉन्जुगेट से ज़रब देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी, और अगर डी से मल्टीप्लाई करके -∞ टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और अगर वो ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो वो ए से बी तक पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, अगर किसी जगह पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ऐसे फंक्शन को हम उसको नॉर्मलाइज बोलेंगे। तो नॉर्मलाइज कंडीशन है कि ये वाला जो फैक्टर है ये इक्वल टू 1 होगा। ऐसा आपको कोई फंक्शन दिया जा सकता है कि आप उसको नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज फंक्शन जैसे हम वेक्टर में बोलते हैं यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसी तरह हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बोलेंगे तो आप ऐसे कह सकते हो कि जिसका एम्पलीट्यूड 1 है, दैट इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो यहाँ पर ये अगर आपने किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना हो, आपको मैं कोई भी वेव फंक्शन दे देता हूँ, तो आप क्या करोगे उसको यहाँ पुट करोगे और इक्वल टू 1 कर दोगे, तो उसमें जो भी कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा एम्पलीट्यूड की जगह आप उसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो इस तरह आप उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, फॉर एनी ऑब्जर्वेबल देयर इज एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम ऑब्जर्वेबल किसको कहते हैं। जैसे हम क्लासिकल फिजिक्स में आपने क्वांटिटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, आपने बहुत सारी क्वांटिटीज़ जानते हैं, वोल्टेज, करंट, डेंसिटी, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन, ऐसी बेशुमार क्वांटिटीज़ हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में हम इनको क्वांटिटी की जगह इनका नाम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेबल। तो हर यानी वो चीज़ जो ऑब्जर्व की जा सकती है, तो मतलब पोजीशन ऑब्जर्वेबल है, काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्वेबल है, मोमेंटम ऑब्जर्वेबल है, तो ये सब क्वांटिटी की जगह नाम ऑब्जर्वेबल यूज़ करेंगे। तो हर ऑब्जर्वेबल के लिए हम एक ऑपरेटर डिज़ाइन करेंगे। क्वांटम फिजिक्स में हर ऑब्जर्वेबल के लिए एक क्वांटम होगा, एक ऑपरेटर होगा, और अगर आपने किसी भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप ये उसका जो ऑपरेटर होगा वो वेव फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। तो वेव फंक्शन पे जब ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो उसमें से उसकी वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी। मसलन अगर आपको वेव फंक्शन मालूम है तो आपने
पोजीशन फाइंड करनी है तो आप उस पर पोजीशन का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। अगर आपने मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो ये मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट का ऑपरेटर है, आप उस पर ये अप्लाई कर दोगे। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है तो ये काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, आप वेव फंक्शन पर इसको अप्लाई कर दोगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो आप उस पर पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर अप्लाई कर दोगे। अगर आपने टोटल एनर्जी, जिसको हम हैमिल्टोनियन कहते हैं, वो फाइंड करना है तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, तो आपने ये वाला ऑपरेटर वेव फंक्शन पे अप्लाई कर देना है तो आपको हैमिल्टोनियन की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपने एंगुलर मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट को फाइंड करना है तो आप उसके एंगुलर मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट का ये वाला ऑपरेटर, ठीक है, उस वेव फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे ये ऑपरेटर हमने कैसे फाइंड किए हुए हैं। तो हर ऑब्जर्वेबल के लिए हम एक ऑपरेटर फाइंड करेंगे और जब भी उसकी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी तो हम वेव फंक्शन पर वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे जिससे उसकी वैल्यू जनरेट होंगी। तो ये सब मुख्तलिफ मैंने ऑब्जर्वेबल के लिए ऑपरेटर्स लिखे हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट के लिए। थर्ड पोस्टुलेट है कि जो ऑपरेटर है, जो वेव फंक्शन है, वो ऑपरेटर का आइगन फंक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आइगन फंक्शन से क्या मुराद है। अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल फंक्शन है और आप उस पर ऑपरेटर अप्लाई करते हो और ऑपरेटर अप्लाई करने से वही फंक्शन दोबारा आ जाता है और उसमें से कोई वैल्यू जनरेट होती है, तो अगर वही फंक्शन दोबारा आ गया है तो ऐसे फंक्शन को हम आइगन फंक्शन बोलेंगे और इसमें से जो वैल्यू जनरेट हुई है उसको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। अब फर्ज करो हमारे पास ये एक ऑपरेटर है दैट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये हमारे पास एक फंक्शन है साई ऑफ एक्स ई रेज टू आयोटा के एक्स। अब आपने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है। तो आप कैसे करेंगे, इस फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। जैसे ये ए ऑपरेटर साई ऑफ एक्स, ए ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर दी, साई ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब आप इसका डेरिवेटिव लो तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, आयोटा के पावर शुरू में आ गई और यही फंक्शन दोबारा आ गया, इसको हम लिख देते हैं साई ऑफ x। तो आपने देखा कि इस फंक्शन पे ऑपरेटर अप्लाई करने से वही फंक्शन दोबारा आ गया, तो साबित हुआ ये फंक्शन इस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन है और ये जो वैल्यू निकली है ये इस ऑपरेटर की आइगन वैल्यू है। तो इस तरह जो आपका वेव फंक्शन होना चाहिए वो ऑपरेटर का आइगन फंक्शन होना चाहिए, और तो जब उस पर ऑपरेटर अप्लाई हो तो उसमें से आइगन वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। चौथी पॉस्टुलेट है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपने फाइंड करना हो कि एवरेज पोजीशन की क्या वैल्यू होगी पार्टिकल की, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन क्या होगी, या पार्टिकल मोशन में है तो उसके मोमेंटम की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है, या उसकी काइनेटिक एनर्जी की क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है या एवरेज वैल्यू है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए हम ब्रा साई और कैट साई के दरमियान में ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे डिराक नोटेशन के अंदर, और इसको नीचे इसके नॉर्म पे डिवाइड कर देंगे ब्रा साई इंटू कैट साई। और इसको लिखने का तरीका होता है इंटीग्रल, जो ब्रा वेक्टर होता है उसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर ऑपरेटर है और फिर जो कैट होगा वो एज सच आ जाएगा, तो ये इंटीग्रल इसके बराबर। इसी तरह ये वाला कैसे लिखेंगे, जो ब्रा है उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा और जो कैट है वो ऐसे ही आ गया और साथ में डीवी आ गया। अगर आपने किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी हो तो उस ऑपरेटर को यहाँ अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो आपको उस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर हमारा फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाला फैक्टर 1 हो जाएगा, तब आपको जस्ट ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। तो अगर आपने किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसको इंटीग्रेट कर देना है साई कॉन्जुगेट ए ऑपरेटर इंटू साई को। यहाँ पर आपने साई और साई कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करनी है और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये उस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं समरी में आपको बताऊं कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स को कैसे अप्लाई करना है या 4 पोस्टुलेट्स को बताना है आपने समरी में, तो मुख्तसरन हम बात करते हैं। किसी भी फिजिकल स्टेट को हम वेक्टर साई से डिनोट करेंगे, जो फंक्शन होगा पोजीशन का और टाइम का, वो फंक्शन हम फाइंड करेंगे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके। उसके बहुत सारे सोल्यूशन आ सकते हैं, हम वो सोल्यूशन एक्सेप्ट करेंगे जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होंगी।
पहली प्रॉपर्टी वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी वो हर पॉइंट पे फाइनाइट होना चाहिए, और तीसरी प्रॉपर्टी वो और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। सेकंड पोस्टुलेट में हमने कहा कि हम हर ऑब्जर्वेबल के लिए एक ऑपरेटर डिजाइन करेंगे, और जब वो ऑपरेटर उस वेव फंक्शन पे अप्लाई होगा तो उसकी वैल्यूज उसमें से जनरेट होंगी। थर्ड पोस्टुलेट में हमने कहा कि जो भी हमारा फंक्शन होगा वो उस ऑपरेटर का आइगन फंक्शन होना चाहिए, तो जब हम उस पर वो ऑपरेटर अप्लाई करें तो वही फंक्शन दोबारा से आना चाहिए, और उसमें से जो वैल्यू जनरेट होगी वो कहलाएगी आइगन वैल्यू, और वो फंक्शन कहलाएगा आइगन फंक्शन। और चौथी पोस्टुलेट ये थी कि अगर आपने किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करके उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम साई और साई कॉन्जुगेट पुट करेंगे। अगर आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड करनी हो तो आप उस वेव फंक्शन का वेक्टर स्टेट साई का कॉन्जुगेट लेके उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगी। अगर आपने डीवी वॉल्यूम के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो आप उसको डीवी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपने टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अगर आपने कोई दो पॉइंट के दरमियान प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो आपको उस इंटीग्रल को उन्हीं दो पॉइंट के दरमियान इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करने का तरीका है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।